दोस्तों, डीआर एजुकेशन ऑफिशियल के इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और ड्राइवर का पेपर सॉल्व करेंगे जो हुआ था 19 सितंबर 2021 को। ठीक है, जिस दिन हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का पेपर हुआ था 2021 में, उसी सेम डे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ के अंदर ये ड्राइवर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश का भी थोड़ा पोर्शन था, और इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके ट्रैफिक साइन और ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस वाले थे। ठीक है, तो वो पेपर सोल्व करेंगे। और आपको पता भी है, आपके जो एग्ज़ाम के अंदर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वाला जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, उसमें व्हीकल मेंटेनेंस नहीं आएगा, यानी टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इसमें सिर्फ ट्रैफिक साइन और इसके अलावा जो ट्रैफिक रूल्स हैं, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ, ये भी ट्रैफिक साइन और इसके अलावा ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन से ही रिलेट करते हुए क्वेश्चन हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल हाईवेज हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, उस पर दूरभाष सहायता नंबर 1033 किसके लिए यूज़ करते हैं। जो एक टोल फ्री नंबर होता है 1033, वो किसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया है कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी और तीसरी सही है, पहली या तीसरी सही है, या फिर ये सारी की सारी सही हैं ऑप्शन के हिसाब से, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। पहली स्टेटमेंट है कि दुर्घटना की हालत में सहायता के लिए हम 1000 जो 33 नंबर है टोल फ्री नंबर, उसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, वो है दूसरे आपातकालों के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरी जो है वो है रुकावट की हालत में, यानी अगर आपको कोई खेद महसूस हो रहा है, रोड पे चलते हुए रुकावट पैदा हो गई है, तो उसकी वजह से भी आप 1033 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हम दुर्घटना की हालत में भी 1033 पे फ़ोन मिला सकते हैं, किसी इमरजेंसी के लिए भी हम 1033 पे फ़ोन मिला सकते हैं, और अगर हमें रुकावट महसूस हो रही है तो उस हालत में भी हम जो 1033 टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। अब 52 नंबर का क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या है कि दुर्घटना की सूरत में गोल्डन आवर, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इस क्वेश्चन को देख करके ना, सिर्फ क्वेश्चन में ये देख लो कि गोल्डन आवर और फिर आंसर्स देना शुरू कर दो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कन्फ्यूज, आप दिमाग में ही कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी है। देखिए, जब भी कोई दुर्घटना होती है तो जिसको चोट लगी है, यानी चोटिल व्यक्ति के लिए नेक्स्ट जो 1 आवर है, यानी 1 घंटा है, जब उसे चोट लगी है उसके बाद का वो जो समय है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, और वो जो गोल्डन आवर है उसके बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमें चूज़ करनी है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि दुर्घटना के तुरंत पश्चात से आरंभ हुआ समय, तो बिल्कुल सही है कि दुर्घटना के बाद तुरंत जो समय शुरू होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है पीड़ित के लिए एक नाजुक समय, बिल्कुल ये भी सही है। भाई, एक कर्चुअल टाइम या एक नाजुक समय, हम कह सकते हैं कि पीड़ित के लिए एक नाजुक समय गोल्डन आवर को ही कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सी स्टेटमेंट है कि 1 घंटा सूर्य उदय होने के बाद और 1 घंटा सूर्य अस्त होने से पहले। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, वैल्यूएबल स्टेटमेंट नहीं है ये, कि भाई सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, वो कोई स्टेटमेंट नहीं है गोल्डन आवर के रिलेटेड। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगी यहाँ पे। और इसके अलावा डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि गोल्डन आवर के दौरान दी गई जो मेडिकल फैसिलिटी है, चिकित्सीय सहायता है, इसके अलावा दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है। देखिए, आपको पता भी, चोटिल व्यक्ति को भाई जब चोट लगी है उसके बाद का जो समय होता है वो बहुत क्रिटिकल समय होता है। ठीक है, और उस टाइम पे उसे मेडिकल फैसिलिटी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उसे आगे नेक्स्ट उसकी लाइफ जीने के लिए एक अवसर है वो देती है, अवसर प्रदान करती है। तो वो एक टाइम पीरियड है, वो भी एक बहुत वैल्यूएबल टाइम होता है, जिसे हम गोल्डन आवर के रूप में बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्टैग क्या है।
फास्टैग के बारे में पूछा है और फास्टैग के बारे में आप सभी जानते भी होंगे। देखिए, फास्टैग एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का एक मोड होता है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल को काट देते हैं अपने अकाउंट से, अपने सेविंग अकाउंट से, अपने बैंक अकाउंट से, या फिर जो हमारा वॉलेट अकाउंट होता है उससे। अब इसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें लिखा गया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था है ये, यानी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का रूप है। दूसरी स्टेटमेंट है कि इसका संचालन भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, यानी NHAI बोलते हैं इसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि इसका संग्रहण राजमार्ग की संभाल के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, जो राजमार्ग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आपको एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, तो उसमें ही यूज़ करेंगे इस कलेक्शन को। तो इसका जो संग्रहण है, यानी जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, वो आपकी फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी आपको रोड है वो टूटे फूटे ना मिले, बेस्ट रोड मिले, इस वजह से आपको आपका जो फास्टैग है उसमें जो कलेक्शन, टोल कलेक्शन, वो इसलिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो इसलिए स्टोर किया जाता है पैसा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फास्टैग से ही रिलेट करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। 53 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। देखिए, आपको नेशनल हाईवेज बेस्ट मिलें, आपको नेशनल हाईवेज पे कोई टूटा फूटा रोड ना मिले, तो वो बेस्ट बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, या फिर दोनों की, यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की, या फिर जिला प्राधिकरण जिस पे से वो नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो जिला प्राधिकरण उस पर देखभाल करेगा या फिर उसकी व्यवस्था को बनाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, जिसे NH हम बोल देते हैं शॉर्टकट में, तो NH की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार ही उसकी देखभाल करती है, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 55 क्वेश्चन है कि फास्टैग के लिए सही क्या है। फास्टैग आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टोल कटिंग का एक रूप होता है, यानी ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं और आप अपनी गाड़ी के जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर आप टोल का जो कटिंग करने के लिए जो फास्टैग की वो टेप लगवाते हैं, आपको पता भी है, फास्टैग लगवाते हैं। तो इसमें ही इसके बारे में पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, भुगतान को सीधे पूर्वदत्त अथवा बचत खाते से संबंधित किया जाता है, यानी आपका जो फास्टैग है वो तो सेविंग अकाउंट से या फिर जो वॉलेट अकाउंट होता है उससे डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरी कह रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि इसे हवा रोक शीशे, यानी जो विंड स्क्रीन होती है ना आपकी सामने, विंड को रोकने के लिए सामने का शीशा होता है गाड़ी, उस पर चिपका दिया जाता है ताकि वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से निकल सके। ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए तो उसको वहाँ पे चिपकाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि यह 1 साल के लिए मान्य होता है। देखिए, फास्टैग है वो अब अगर आपने शुरू में बनवाया तो 5 साल तक वैलिड रहेगा, शुरू में वो 5 साल तक के लिए वैलिडेट करके देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको अगले 5 साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवश्यक गुण नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है कि व्यावसायिक मैकेनिक जैसी मशीनी निपुणता होनी चाहिए, या फिर शारीरिक स्वच्छता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्वस्थ होना चाहिए। सी ऑप्शन है कि अनुशासित होना चाहिए, यानी डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर परिवहन नियमों की जानकारी होनी चाहिए, यानी ट्रैफिक रूल्स की उसे नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर हम एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करें, तो अगर कोई ड्राइवर है वो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो एक मैकेनिक जैसा होना चाहिए, या जो मैकेनिक या मशीनरी जैसी उसके अंदर निपुणता होनी चाहिए। ये एक ड्राइवर के लिए है ही नहीं। और ये मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो एक तो फिजिकली फिट हो, इसके अलावा ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की उसे नॉलेज हो, और फिर एक डिसिप्लिन हो। ठीक है ना, अनाड़ी ड्राइवर नहीं चलेगा। ये पॉइंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा कि उसके अंदर जो मैकेनिकल वाले गुण नहीं होने चाहिए, या कोई मशीनरी वाले गुण उसके अंदर निपुणता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है।
जो बच गए 3 पॉइंट वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिजिकल फिटनेस, इसके अलावा ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए और फिर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी अनाड़ी ड्राइवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का कि जो राष्ट्रीय सहायता नंबर 1033 है, जो पीछे भी क्वेश्चन आया था, उसके बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है, पूछा गया कि यह सही नहीं है इसके बारे में। सबसे पहली स्टेटमेंट में लिखा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए 24x7 का मतलब क्या है कि 24 घंटे 7 दिन अद्वितीय कर मुक्त सहायता नंबर है। कर मुक्त मतलब भाई टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री नंबर है। ठीक है, इसके अलावा यह व्यापक पहुंच नंबर है, या फिर यह एकल पॉइंट संपर्क है। डी ऑप्शन में दिया गया है इसका इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को इसके पहले जिला कोड लगाना होगा, जैसे चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र में 0172 लगाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से 1033 ही मतलब क्लिक करके फिल करना है, टाइप करना है, और उसके बाद आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये पिन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि AI सिस्टम काम करता है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से जब कॉल लगाओगे तो जिस जिले के अंदर या जहाँ पे आप खड़े हैं उस रीजनल ऑफिस के अंदर कॉल जाएगी और वो डायरेक्टली आगे जा करके फॉरवर्ड कर देते हैं कॉल। तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम होता है, उसमें आपको ये कोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं जहाँ पे आपको इस नंबर पे कॉल करना चाहिए, आपको मजबूरी हो गई, इमरजेंसी हो गई, तो उस क्षेत्र का पिन कोड आपको ध्यान होगा, डायरेक्टली आप 1033 पे मिला सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सही नहीं है पॉइंट। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन कि खालिस्तान ड्राइवर चालान अथवा टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। किस प्रकार के ड्राइवर होते हैं वो? दुर्बल होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, या फिर रक्षात्मक होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, नए होते हैं यानी न्यू होते हैं, या फिर आक्रामक यानी एग्रेसिव होते हैं। तो जो आक्रामक होते हैं ना, जो एग्रेसिव ड्राइवर होते हैं, वो चालान, ठीक है, कि मेरा चालान ना कट जाए या मेरी टक्कर किसी से ना हो जाए, उससे बचने के लिए वो सब कुछ करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक, या जिसे बोल देते हैं एग्रेसिव ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन में कहा गया है कि ABS का मतलब क्या है। ABS की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया भी है कि जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जब हम वाहन लेके जा रहे हैं और हमें इंस्टेंट ब्रेक मारने पड़ गए, तो उस टाइम पे हमारे जो टायर हैं गाड़ी के वो लॉक नहीं होते, उसे एंटी लॉक बनाने में सहायक होता है ABS सिस्टम। ये एक सेंसर सिस्टम होता है जो गाड़ी के जो टायर होते हैं उसके अंदर लगा रहता है, जो गाड़ी के टायरों को इंस्टेंटली लॉक नहीं करता, धीरे 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 ब्रेक लगाने में सहायक होता है। उसे बोलते हैं ABS सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी के अंदर था 60। जब चौराहे की तरफ जा रहे हैं तो टक्कर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? देखिए, आप जब चौराहे की तरफ जा रहे हैं तो टक्कर से बचने का सबसे बढ़िया तरीका बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है कि ब्रेक लगाओ और आगे जांचो। सेकंड ऑप्शन है ब्रेक को जोर से लगाओ। थर्ड ऑप्शन है बगल की जो सड़क है उसको देखो, या फिर पार्श्व शीशे में देखो। अब इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि आपको ब्रेक लगाना है और आगे जांचना है। जांचना मतलब आगे देखना है चौराहे पे कोई है तो नहीं, या इधर उधर से लेफ्ट राइट से गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही बन जाएगा। ब्रेक लगाने हैं आपको और फिर जांचना है आगे कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है लेफ्ट और साइड से, फिर आपको क्रॉस करना है। ठीक, उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन टक्कर से बचने के 50% से अधिक अवसर बढ़ाता है? इनमें से कौन है जो टक्कर से बचने के 50% से अधिक अवसर बढ़ाता है? बड़ी कारें, नई कारें, सीट बेल्ट, या फिर होशियारी? इसका सही आंसर हो जाएगा सीट बेल्ट। 50% से अधिक अवसर बढ़ा देता है टक्कर से बचने के लिए। और यहाँ पे सीट बेल्ट की बात करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप ड्राइव करते हैं 4 व्हीलर के अंदर, जो व्हीकल है उसके अंदर, तो वहाँ पे सीट बेल्ट आपको सभी को यूज़ करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सीट बेल्ट हमेशा यानी किसके सेंसर एक्टिव करती है? एयरबैग के। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो एयरबैग भी नहीं खुलते हैं। तो सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एयरबैग से रिलेटेड आपको 1-2 पॉइंट याद रखने हैं कि एयरबैग के अंदर एक केमिकल होता है। अगर आपसे केमिकल पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखना है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड नाम का केमिकल भरा जाता है
जब सेंसर एक्टिव होते हैं, जब आपकी टक्कर लगती है, तो यहीं सबसे पहले ब्लास्ट होता है एयरबैग खुलने के लिए, और उसके बाद जब गैस निकलती है वो होती है नाइट्रोजन। ये भी याद रखना है। अगर केमिकल पूछे तो सोडियम अजाइड, और गैस पूछे तो आपको नाइट्रोजन गैस बतानी है एयरबैग के अंदर। ठीक है, केमिकल पूछे तो आपको बताना है सोडियम अजाइड, और गैस पूछे तो नाइट्रोजन। ठीक है, जब ये ब्लास्ट होता है उसके बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एयरबैग के अंदर से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कि फिसलने से बचने के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा क्या है, कि आपकी जो गाड़ी है वो फिसले ना, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो तरीका वो क्या अपनाना चाहिए। हमेशा अपनी रफ्तार को बनाए रखना है, हमेशा धीरे चलना है, हमेशा ब्रेकों को जोर से लगाना है, या फिर हमेशा रुकना है। देखिए यहाँ पे आप बेस्ट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, हमेशा आपको धीरे चलना है, क्योंकि आपने देखा भी होगा लिखा रहता है ना सड़कों पे गो स्लो। उसका मतलब क्या है कि धीरे चलो, ज़्यादा जल्दबाजी में आपके जो जीवन है उसको रिस्क पे मत लगाओ, इसलिए हमेशा धीरे चलो। ठीक है, गो स्लो लिखा भी रहता है सड़कों पे। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिसलने से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति रफ्तार के बारे में क्या सही है इन ऑप्शंस में से, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अति रफ्तार का मतलब क्या है कि ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ओवर स्पीडिंग के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल सही है। सबसे पहला ऑप्शन है कि यह अपराध नहीं है, तो ये ऑप्शन देखते ही गलत कर देना आप। ऐसे कैसे नहीं है भाई, ओवर स्पीडिंग अपराध, बिल्कुल अपराध है। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है कि यह अपराध है परंतु आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। ऐसे कैसे आरोप नहीं लगा सकता, बिल्कुल आरोप लगाए जा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगी। उसके बाद लिख रखा है यह तफरीही ड्राइविंग का भाग है और कानूनी तौर पर स्वीकार्य है। ऐसे कैसे स्वीकार्य है भाई, बिल्कुल इसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। ओवर स्पीडिंग में खुद की तो जान जाएगी जाएगी, किसी दूसरे की जान और ले सकता है ड्राइवर, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह एक अपराध है और जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से। तो डी आंसर इसका सही बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि ड्राइवर आगे फिसलने वाली सड़क का निशान देखता है, स्लिपरी रोड का निशान देखता है, जो कैसा बना होता है, जैसे ये तो ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी बनी हुई है और गाड़ी के पीछे ऐसे ऐसे करके बना होता है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऐसे गाड़ी होती है ना, तो यहाँ पे पीछे स्लिपरी रोड दिखाया गया है। तो ऐसा निशान आप देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे, लिख रखे गियर बदलकर अपनी रफ्तार को धीमी कर देनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि गाड़ी तेज चलानी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे कैसे तेज चला देंगे जब स्लिपरी रोड है तो आगे। क्लच को दबाए रखने, क्लच को दबाने से क्या हो जाएगा, क्या स्लो हो जाएगी स्पीड, गलत है ये भी। ब्रेक लगाएं परंतु उसी रफ्तार से चलाते रहें, ऐसे कैसे ब्रेक लगा दोगे और एक्सेलेटर पे पैर रखोगे, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गियर बदलकर, यानी अगर आपने हैवी जो गियर लगाया हुआ है, जैसे मान लो चौथा या पांचवा गियर, तो उसको छोटे गियर पे ले जा करके अपनी जो रफ्तार है, अपनी स्पीड है, उसको कम कर लें, अगर आप आगे जो फिसलने वाली सड़क का निशान देखते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 65 है कि यदि आप ऐसे वाहन को देखते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त है और चोटिल यात्री वाहन के अंदर है, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आप एक एक्सीडेंट देखते हैं और आप देखते हैं कि यात्री चोटिल हो गए हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि अपने वाहन को रोके और वीडियो बनाएं। ऐसे कैसे यार, वैसे आजकल चलता भी है, आजकल लोग दूसरे को कम पूछते हैं, बाकी वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। दूसरा है कि अपने वाहन पर निकटवर्ती पुलिस चौकी में जाएं और रिपोर्ट करें। यार उस कंडीशन में आपको छोड़ के क्या पता उसका खून बह रहा हो ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आप पहले रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको थोड़ी सी मेडिकल फैसिलिटी देखनी जरूरी है। थर्ड ऑप्शन है कि चिकित्सा सहायता के लिए कोशिश करें, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दिख रही है, और निकटवर्ती पुलिस चौकी में रिपोर्ट करें, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए आगे देखना है कि भाई कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, उसकी कोशिश करें, और फिर बाद में आपको इन बिटवीन 24 आवर्स, ठीक है, पुलिस चौकी में जा करके रिपोर्ट भी कर देनी चाहिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है। उसके अलावा डी ऑप्शन दिया गया है कि उपेक्षा करें और अपने जो गंतव्य जो स्थान है उसकी ओर चलते रहें, यानी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उनकी ओर ध्यान ही ना दें, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको पहले मेडिकल फैसिलिटी देखनी है कि उनकी सहायता हो जाए, और उसके बाद फिर पुलिस चौकी में जा करके रिपोर्ट करना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
उसके बाद है कि सड़क पर जेब्रा लाइनों का क्या मतलब होता है। जेब्रा जो लाइन है उनका क्या मतलब होता है, आप देखते भी हैं जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पे जनरली ये ट्रैफिक लाइन ज़्यादातर यूज होती हैं, ऐसे बनी रहती है ना जेब्रा लाइंस लाल बत्ती पे। तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है स्टॉप, और फिर यहाँ पे एक वाइट पट्टी से यहाँ पे ऐसे मार्किंग की जाती है। और यहाँ पे अगर इस रोड पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस पट्टी से, स्टॉप वाली पट्टी से पहले रोक लेना चाहिए अपने वाहन को। अगर मान लो इस लाइन को भी आपको क्रॉस कर दिया ना आपने, तो उस टाइम पे भी आपका चालान हो सकता है। स्टॉप लाइन को क्रॉस करने का भी चालान होता है, क्योंकि आप इनकी जान को जोखिम में डाल सकते हो जो इस जेब्रा लाइन पे क्रॉस करेंगे। वो कौन होते हैं, वो होते हैं पेडेस्ट्रियन, यानी जो पैदल पथ यात्री हैं, पैदल चलने वाले यात्री हैं। और बोलते में है कि जो पेडेस्ट्रियन लाइन होती है या जेब्रा लाइन होती है वो पैदल यात्रियों के लिए ही होती है, ठीक है। वहाँ पे व्हीकल भी नहीं चला सकते आप उस लाइन पे, हालांकि क्रॉस कर सकते हो, ऐसे व्हीकल नहीं चला सकते। वो सिर्फ होती है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए, जेब्रा क्रॉसिंग। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि सड़क का सौंदर्यीकरण करने के लिए होता है, या फिर दूसरी गाड़ी के आगे निकालने के लिए होता है, या फिर वाहन को रोकने के लिए होता है। वो होता है पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। वाइट ऐसे धारियां होती हैं। उसके बाद 67 है कि यदि आपने अरक्षित रेलवे फाटक पार करना है तो आपको क्या करना चाहिए। अरक्षित रेलवे फाटक क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें क्वेश्चन ही है नेक्स्ट, ठीक है। जब आप अरक्षित रेलवे फाटक देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अरक्षित का मतलब क्या है कि उस फाटक की कोई पर्सन, कोई व्यक्ति रक्षा नहीं कर रहा है, यानी देखभाल नहीं कर रहा है, तो उसे बोलते हैं अरक्षित रेलवे फाटक, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट वे क्या होता है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सड़क के बाएं ओर वाहन को रोकें, यानी लेफ्ट साइड में ट्रैक को देखें, और पार करने से पहले यह पुष्टि कर लें कि किसी तरफ से कोई ट्रैली, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद जाकर के आपको उस फाटक को क्रॉस करना है, ठीक। ये आपको ध्यान रख लेना है। जहाँ पे कोई रक्षा नहीं कर रहा है जिस फाटक की, क्या पता एकदम से ट्रेन आ जाए, तो आपको पहले ये इंश्योर कर लेना है कि उस ट्रैक पे कोई ट्रॉली या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके बाद आपको फिर क्रॉस करना है। और उसमें एक कंडीशन और भी है कि अपने व्हीकल को लेफ्ट साइड में दबा करके और खड़ी भी करनी है, रोकना है वहाँ पे। उसके बाद आपको ट्रैक चेक करना है, फिर आपको आगे चलना है। नेक्स्ट है 68 कि परिवहन वाहन की पहचान कैसे की जा सकती है। भाई एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब क्या है कि कोई माल भाड़े के लिए व्हीकल यूज किया जा रहा है, तो उसकी पहचान आप किससे करोगे, उसकी नंबर प्लेट से। क्योंकि आपको पता भी है येलो बैकग्राउंड पे और ब्लैक अक्षरों से लिखा रहता है नंबर, ठीक है, ब्लैक वर्डिंग। येलो बैकग्राउंड है और ब्लैक अक्षरों से लिखा रहता है, यानी पीली प्लेट पे काले अक्षरों से लिखा रहता है, और वो होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की नंबर प्लेट। तो उससे ही पहचानी जा सकती है कि भाई एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाहन के रंग से उसको पहचानेंगे, जो वाहन है टायरों के आकार से उसको पहचानेंगे, या फिर वाहन का आकार या शक्ल से पहचानेंगे। उसको पहचानेंगे हम उसकी नंबर प्लेट देख करके, ठीक है। जैसे जो ओला और उबर की आपने टैक्सी भी देखी होंगी, तो ऐसे प्राइवेट टैक्सी भी चलती हैं, ठीक है ना, प्राइवेट व्हीकल्स भी चलते हैं उसी प्रकार के, अगर रंग रूप देखेंगे तो। लेकिन उसकी नंबर प्लेट देख करके हम ये बता सकते हैं हाँ भाई ये टैक्सी है, यानी ये कहीं ना कहीं माल भाड़े के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए यूज की जा रही है, चाहे फिर वो सवारियों का ट्रांसपोर्ट हो या फिर वो माल का ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है 69 कि रात में सड़क के एक तरफ खड़े किए गए वाहन को क्या करना चाहिए। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे अलग अलग दी गई हैं। जैसे मान लो रात के समय अपने वाहन को रोकना है, खड़ा करना है साइड में, तो उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि सही ढंग से लॉक करना चाहिए अपने वाहन को। उसके बाद पार्क लाइटें ऑन रखनी चाहिए, जो हजार्ड लाइटें भी बोल देते हैं। और इसके अलावा सड़क के बिल्कुल बाएं सिरे पर वाहन को खड़ा करना चाहिए। तो बिल्कुल पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि लॉक करना चाहिए अपने वाहन को अच्छे से, और पार्क लाइटें हैं वो ऑन रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड स्टेटमेंट यानी अपने वाहन को जो सबसे लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है सड़क का, उस पर खड़ा करना चाहिए। ऐसा नहीं है बीच में खड़ी कर दी और फिर पार्क लाइटें ऑन कर दी, ऐसा नहीं। सबसे बाएं सिरे पे यानी लेफ्ट साइड में आपको अपने वाहन को रोकना है और वहाँ पे खड़े करना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब वाहन चल रहा है तो इसमें बैठना और इससे उतरना
इसके बारे में आंसर देना है आपको। जब वाहन चल रहा है तो उस टाइम पे वाहन में बैठना और उतरना क्या है? ऑटो की सूरत में आ गया, यानी कोई ऑटो, उसमें चलते वाहन में आप चढ़ भी सकते हो और उतर भी सकते हैं। सही है क्या ये? बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बसों में आ गया है, हाँ भाई बसों में आप चढ़ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं, ये भी गलत है। ऐसे कैसे चढ़ सकते हैं? चलती बस में आप चढ़ सकते हैं और फिर उतर सकते हैं, तो ये भी मतलब अगेंस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों की सूरत में आ गया है, नहीं भाई कोई हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज है तो उसमें तो आप मतलब नहीं चढ़ सकते, लेकिन प्राइवेट जो कार है या प्राइवेट बस है उसके अंदर आ गया है, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट जो कार है आपकी खुद की कार, उसमें चलती कार में आप चढ़ जाएंगे उतर जाएंगे, तो वो भी अलाउड नहीं है। और फिर यहाँ पे डी लिख रखा है सभी वाहनों में मना है। बिल्कुल सभी वाहनों में मना है। अगर कोई वाहन चल रहा है तो उसमें चढ़ना और उतरना बिल्कुल मना है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि चंडीगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की जो प्रमाणिकता है वो क्या है? यानी एक्सेप्ट न्यू कार, नई कार को छोड़ करके जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, जो आप PUCC बोलते हैं ना, ठीक है, उसकी वैलिडिटी कितनी है ये पूछा गया है 71 नंबर में। तो इसकी वैलिडिटी आपको पता ही है, आजकल BS6 और BS4 इन व्हीकल्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक की होती है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो उसके लिए 1 साल तो मिलता ही आपको, और उसके बाद भी BS6 और BS4 व्हीकल के लिए 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। पहले जो इससे पुराने व्हीकल थे, BS6 और BS4 व्हीकल से पुराने जो व्हीकल्स हैं उनके लिए 6 महीने की होती थी वैलिडिटी। शुरू में उनको 1 साल की मिलती थी, उसके बाद 6 महीने की। लेकिन अभी जो व्हीकल्स हैं उनको 1 साल तक की वैलिडिटी मिलती है। मैंने आपको क्या बताया? BS4 व्हीकल्स और BS6 व्हीकल्स, इनकी जो वैलिडिटी है PUCC की वो 1 साल तक की होती है। इससे पुराने जो व्हीकल है उनकी 6 महीने की होगी। दैट्स इट, आपको समझ में दिमाग में बिठा लेनी है चीज़। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मतलब 6 महीने ही सही माना गया था, लेकिन अभी आपको मैंने बता दिया दोनों चीज़। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में BS6 BS4 नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो पुराने व्हीकल की 6 महीने, नया व्हीकल आप खरीद रहे हैं तो 1 साल, BS4 या BS6 व्हीकल दे दिया और ये पूछा है कि पुराना हो चाहे नया हो, तो फिर उसकी 1 साल की होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा से कॉल करके, मैसेज करके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि नई कार के लिए एक बारी सड़क पर कितने सालों के लिए है? मतलब नई साल के लिए एक बारी सड़क कर मतलब जो रोड टैक्स होता है, सड़क कर रोड टैक्स, वो कितने सालों के लिए होता है? तो ये सिंपल है, आप इसमें बता भी सकते हैं। जब आपकी जो RC होती है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो शुरू में आपकी कार की कितनी होती है? 15 साल तक की। शुरू में 15 साल तक की। प्राइवेट व्हीकल है ना, यहाँ पे कोई स्पेशली किसी व्हीकल के बारे में लिखा नहीं गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो जो उसकी वैलिडिटी होती है RC की वो शुरू में 15 साल तक की मिलती है। तो शुरू में रोड टैक्स भी एक साथ ही इंक्लूड रहता है, तो 15 साल तक का आपका रोड टैक्स शुरू में ही लग जाता है वो। उसके बाद नेक्स्ट RC रिन्यू करवाओगे फिर रोड टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए 73 कि हाथ वाले ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई हैंड ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भाई हैंड ब्रेक का प्रयोग सिर्फ आप वाहन को पार्क करने में यूज करेंगे। ठीक है, 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कई बार क्या होता है कि कई जगह पे लिखा होता है इमरजेंसी ब्रेक, ठीक है, रफ्तार को कम करने के लिए, अचानक रोकने के लिए, ये सारे अफवाह हैं। हैंड ब्रेक का प्रयोग जनरली हम पार्क करने में ही करते हैं। जब आप वाहन को पार्क कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, एकदम एक जगह पे रोक रहे हैं, उस टाइम पे आपको हैंड ब्रेक खींच देना है। दैट्स इट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वाहन मोड़ के नज़दीक हो तो उससे आगे निकलने के लिए, जैसे मान लो ये मोड़ है कोई, ठीक है, ऐसे कोई मोड़ है, यहाँ से आप आ रहे हैं, ठीक है, और आपके आगे एक वाहन चल रहा है, तो इससे आगे निकलने के लिए पूछ रहा है कि अनुमति नहीं है या फिर अलर्ट रह करके अनुमति है, यानी चौकसी से आप पार कर सकते हैं, या फिर अनुमति है। तो ये देखो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही होगी? अनुमति नहीं है, ऑप्शन नंबर A। जब भी आप किसी मोड़ पे रहते हो तो ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, आगे निकलने का मतलब क्या है कि सामने वाली गाड़ी से आगे निकल रहे हैं तो ओवरटेक कर रहे हैं। मोड़ पे आपको ओवरटेक प्रतिबंधित होता है, यानी प्रोहिबिटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका, केवल फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जब आप खड़े वाहन के पीछे से आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई वाहन खड़ा है भाई, उसके जस्ट पीछे से आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहले सिग्नल देना चाहिए, अपने पिछले और पार्श्व शीशों को चेक करना चाहिए और ध्यानपूर्वक चलें।
पहली स्टेटमेंट। दूसरी है कि अपने वाहन को तेजी से निकाल लें, ये स्टेटमेंट। उसके बाद है सिग्नल दें और आगे निकलें। तो सही स्टेटमेंट कौन सी होगी? तो इसकी हो जाएगी सबसे पहले वाली स्टेटमेंट कि पहले सिग्नल देना है, अपने पिछले और पार्श्व जो शीशे हैं उनको चेक करना है और उसके बाद ध्यानपूर्वक आपको चलना है अगर आप किसी खड़े वाहन से आगे निकलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि इकहरी लेन वाली सड़क पर, इकहरी मतलब सिंगल लेन है, तो आपके पीछे वाला ड्राइवर आपसे आगे निकलना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे मान लो एक सिंगल लाइन पे आप चल रहे हैं और आपके पीछे का जो ड्राइवर है वो आपसे आगे निकलना चाहता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? आप अपने वाहन को सड़क के मध्य में रखें या फिर सड़क की दाईं ओर चलें, मतलब जो राइट साइड होती है उस साइड में, सड़क की बाईं तरफ चलें और जगह दे दें उसको, या फिर अपने वाहन की रफ्तार बढ़ाएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सड़क की बाईं तरफ चलें और उसके बाद उसे जगह दे दें, भाई जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, इंडिकेटर दे करके आप लेफ्ट साइड में हो जाएं और उसे इंडिकेटर देते वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये इशारा दे रहा है, तो फिर उसे एक मतलब परमिशन मिल जाएगी, फिर वो साइड में से निकल जाएगा। तो ये काम आपको करना है। नेक्स्ट देखिए 77, आप पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क पार कर सकते हैं यदि, देखिए पूछा गया है कि आप पीली ट्रैफिक लाइट होते हुए सड़क को पार कर सकते हैं यदि दूसरी तरफों से कोई ट्रैफिक ना हो, पहली स्टेटमेंट। आपने पीली लाइट होने से पहले रुको रेखा मतलब स्टॉप लाइन को पार कर लिया हो तो, या फिर आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तेज गाड़ी चला रहे हैं तो, या फिर दूसरे वाहन भी सड़क पार कर रहे थे तो इसलिए मैंने भी कर लिया। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब भी जैसे मान लो पीली लाइट जली हुई है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको जो रुको रेखा है यानी स्टॉप लाइन है उसको अगर पार कर लिया है आपने तो फिर नहीं रुकना है, फिर तो आपको चलने देना है। लेकिन अगर आप पीछे हैं स्टॉप लाइन से या फिर जो पेडेस्ट्रियन लाइन या क्रॉसिंग लाइन जो मैंने आपको बताई थी, जेब्रा लाइन, उसके काफ़ी पीछे हैं और आप देख रहे हैं कि येलो लाइट होगी, तो आप ये समझे कि 5 से 10 सेकंड तक का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद रेड लाइट होने वाली है, तो इसलिए आप क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने स्टॉप लाइन को क्रॉस कर लिया तो फिर आप उस लाइन को क्रॉस कर लें तुरंत और उस सिग्नल को भी क्रॉस कर लें तुरंत। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे परमानेंट एक चौराहा है, वहीं पे तो येलो लाइट यूज होगी, फिर बिना चौराहे के ऐसी रोड पे थोड़ी ना येलो लाइट लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। उसके बाद 78 है कि वाहन के बाईं ओर से आगे निकलने के लिए किस परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति है? देखिए ये कह रहा है कि ये एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है और आप इसके पीछे हैं, ठीक है, ये आपका व्हीकल है। अब ये कह रहा है कि इस साइड से, यानी ये होती लेफ्ट और ये होती राइट, अब इसे बोल देते बायां और इसे बोल देते दायां। तो इसमें पूछा गया है कि बाईं तरफ से निकलने के लिए आपको किस परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति है, यानी अलाउ है कि आप निकल सकते हैं लेफ्ट साइड से। तो भाई लेफ्ट साइड से आपको नहीं निकलना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है कि जब यह दाईं ओर मुड़ रहा हो, उसके अलावा यह किनारा काफ़ी चौड़ा हो, फिर है जब यह बहुत आहिस्ता चल रहा हो, या फिर जब आपको जल्दी हो। देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, लेफ्ट साइड से कभी भी ओवरटेकिंग नहीं करनी है। हम ओवरटेकिंग हमेशा राइट साइड से करनी है, यानी इस साइड से, वाहन के इस साइड से। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जब वाहन दाईं ओर मुड़ रहा हो, कि अगर आपका व्हीकल है इस साइड में मुड़ रहा है, कोई टर्न है यहाँ पे मुड़ रहा है, तो आप फिर इस साइड से निकल सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इसकी सही बन जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, 79 में कहा गया है कि आप किन परिस्थितियों में गति सीमा के आगे जा सकते हैं। भाई जो स्पीड लिमिट दी गई है, जैसे मान लो ये गोला है और यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आप चला सकते हैं, ये स्पीड लिमिट आपको दी गई है। तो किस परिस्थिति में आप इस स्पीड लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि दूसरे वाहन के आगे निकलने के लिए, भाई कोई एक वाहन चल रहा है आपसे आगे, तो उससे आगे निकलने के लिए हम स्पीड लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा कहा गया है जब ट्रैफिक पुलिस वहाँ ना हो, कि भाई ट्रैफिक पुलिस तो है नहीं तो मैं ओवर स्पीडिंग पे चला सकता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है जब सड़क चौड़ी हो और अन्य ट्रैफिक ना हो, कि भाई काफ़ी खुली और चौड़ी सड़क है तो इस पर हम दौड़ा सकते हैं और यहाँ पे कोई ट्रैफिक तो है नहीं।
तो ऐसे भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता आगे कोई पशु आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए, उस कंडीशन में अलाउड नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको जो स्पीड लिमिट दी गई है उसको क्रॉस नहीं करना है, चाहे वो फॉर कोई भी परिस्थिति हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 कि आप अपने आगे जाने वाले वाहन से आगे निकलने वाले हो तभी यह दाईं ओर मुड़ने का इशारा देता है। कि जैसे मान लो मैंने आपको बताया था ना, ये व्हीकल है, आप इसके पीछे चल रहे हो, ये आपका व्हीकल है, और ये नेक्स्ट यानी जो सामने ड्राइवर चल रहा है उसका व्हीकल है। अब ये थोड़ा सा इधर मुड़ने की कोशिश कर रहा है और आपको पीछे से एक इंडिकेटर दे दिया कि मैं राइट मुड़ने वाला हूँ भाई, तो आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से स्विच करो और उसके बाईं ओर से आगे निकलो, ठीक है। उसके बाद है, यदि आप आ ही गए हो तो उसे चेतावनी देने के लिए लगातार हॉर्न बजाओ। फिर है कि बिल्कुल दाईं ओर चलो और उसकी रफ्तार बढ़ाकर इससे आगे निकलो। और इसके बाद है, वाहन को आहिस्ता चलाओ और उसे मुड़ लेने दो। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमेशा आपको थोड़ा सा काम चलना है। काम ये काम नहीं बता रहा मैं, CALM यानी शांत भाव से चलना है। ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शांत भाव। आपको क्वेश्चंस भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में, शांत भाव से। ऐसा नहीं है मुझे तो जल्दी लगी है, मैं तो लेफ्ट साइड से और तुरंत ओवरटेक कर लूँगा, उसे कहीं मुड़ना हो मुड़ लेगा। वो अनाड़ी ड्राइवरों की पहचान होती है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी शांति है, यानी अंदर से शांत हैं, तो आप एक परफेक्ट ड्राइवर हैं, ठीक है। ड्राइवर के लिए सबसे ज़्यादा कामनेस ज़रूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि RFID टैग क्या है। देखिए, मैंने आपको फास्ट टैग बताया था ना, फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो RFID टेक्नोलॉजी पर ही काम करता है। वो एक तरीके से मैग्नीफायर होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो RFID टैग के अंदर होती हैं, जो आपके चालान को काटता है, यानी जो टोल होता है उसको काटता है। यानी टोल है वो इलेक्ट्रॉनिक टोल कटता है, आपका पता भी है, फास्टैग से माध्यम से। लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? वो होती है RFID टेक्नोलॉजी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग। और ये फास्टैग इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, RFID टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया किस रंग में होना चाहिए? निषेध चिन्ह पूछा गया है। निषेध चिन्ह का मतलब क्या है भाई? निषेध पूछा गया है ऐसे करके, और निषेध, ठीक है, ऐसे। तो किस रंग का होना चाहिए? रेड कलर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा 82 का, ठीक है। रेड कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो ट्रैफिक साइन है किस तरीके का साइन है? तो ये आप सिंपली बता सकते हैं कि फिसलने वाली सड़क के लिए चेतावनी चिन्ह है, स्लिपरी रोड, ठीक है। ये मैंने बताया भी था वीडियो में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, लेफ्ट रिवर्स बैंड, इस पे लिखा ही है पहले से ही। लेफ्ट रिवर्स बैंड का मतलब क्या है कि बाईं ओर टेढ़ा मेढ़ा मोड़ है, बाईं ओर लेफ्ट साइड बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा रोड है, तभी तो पूछ रहा है ये। लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया भी था ना, शायद कल की एक वीडियो में बताया था मैंने, लेफ्ट रिवर्स बैंड और राइट रिवर्स बैंड। अगर यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे, और फिर ये ऐसे एरो होता है इसके बीच का, तो फिर हो जाता दाईं ओर टेढ़ा मेढ़ा रोड, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके का ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है कि ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, ये पीछे से तो चौड़ी चलती आ रही थी, आगे जा करके सकड़ी हो गई, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन डाले थे। तो यानी आगे लेन बंद है, या फिर बहु लेन वाले राजमार्ग पर प्रयोग होती है, या फिर लेन्स की संख्या में कटौती की चेतावनी। तो आप ये समझ सकते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं जो पहले लेन थी उसकी संख्या में कटौती की जा रही है। पहले पीछे से 2 लाइन चलती आ रही थी, आगे जा करके वो सकड़ी हो गई, यानी लेन में कटौती हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आगे लेन बंद है या फिर बहु लेन वाले राजमार्गों पर ये प्रयोग की जाती है, यानी बहुत सारी लाइनें वहाँ पर हैं, बिल्कुल सही है। और फिर लेन्स जो हैं उसकी संख्या में कटौती की जा रही है, ठीक है ना। सिंगल लेन पे तो ऐसे मिलेंगे ही नहीं आपको भाई, कहीं ना कहीं पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पहले से, तो देखो यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले से मान लो ऐसे लाइन चलती आ रही थी, ठीक है। एक लाइन ये है ऐसे, और एक लाइन ये है, मैं आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं। अब यहाँ से मान लो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ से आगे आपको किस तरीके का साइन मिलेगा, ऐसा साइन कि भाई आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये लाइन आगे जाके सकड़ी होने वाली है, तो ये सकड़ी हो गई ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो वहाँ पे आपको ये ट्रैफिक साइन देखने को मिलता है कि लाइन आगे बंद है, और ये जनरली जिस पे ज़्यादा लाइनें होती हैं जिस रोड पे, उस राजमार्गों पर ये प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पे लेन्स की संख्या में कटौती की चेतावनी ये देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये जो ट्रैफिक साइन है ये किसका संकेत देता है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस सेट्स के अंदर दिए हुए हैं, आपको आगे देखने को मिलेंगे भी। मैंने कल भी बताया था जब पंजाब एंड हरियाणा वाला पेपर सोल्व कराया था, उसमें भी ये दिया गया था कि ये चौक को दर्शाता है, ठीक है ना, चौक, राउंड अबाउट, और आगे चौक है, ये इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चौक है, राउंड अबाउट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, और गोल चक्कर भी बोल देते हैं इसको, कई डेफिनेशन इसकी होती हैं। तो इसमें आगे चौक है उसकी चेतावनी दे देता है पहले से। यहाँ पे ये भी मैंने शायद कल बताया था कि गैप इन मीडियन, तो वो भी आप बता सकते हैं कि भाई डिवाइडर है उसके बीच में गैप है बीच में, कि आप वहाँ से यू टर्न ले सकते हो, कट मार सकते हो। तो जो डिवाइडर है उसके बीच में गैप को दर्शाता है ये, गैप इन मीडियन या मध्य पट्टिका में गैप, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये वैसे तो सही है, ऑप्शंस भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि इसमें जो आंसर की दी गई थी ऑफिशियल, उसमें गलत दिया गया था। यहाँ पे इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए आपको इस प्रकार के ट्रैफिक साइन देखने को मिलेंगे, एक पे ट्रेन दर्शाई होती है, यानी एक ट्रेन चलती होती है, और एक पे ये खाली पटड़ी दिखाई देती है, यानी कोई फाटक टाइप में, ठीक है, फाटक सी दिखाई देती हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ये ट्रेन दिखाई दो, इसका मतलब क्या है कि अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है, कि वहाँ पे कोई भी गार्ड नौकरी नहीं कर रहा है आपके लिए बैठा हो, कि आपको बता दे कि भाई फाटक ट्रेन आने वाली है और आपकी फाटक बंद कर दे। डायरेक्टली आपको इस प्रकार के साइन देखने को मिलेंगे जहाँ पे कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई वहाँ पे गार्ड नौकरी नहीं कर रहा है, ठीक है। और इस पट्टी का भी मतलब आप समझ लेना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये जो एक पट्टी है इसका मतलब है कि 50 से 100 मीटर दूर है वो आपकी जो फाटक आने वाली है, और दो पट्टी का मतलब है कि 200 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक पट्टी 100 मीटर का मतलब डिस्टेंस कवर करती है 50 से 100, और दो पट्टियों तो 200 मीटर दूर है। अब जब यहाँ पे आपको कोई ट्रेन ना बल्कि फाटक पे जो पटरी है वो दिखाई दे, इस चिन्ह के अंदर पटरी ही डायरेक्टली दे दे, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई गार्ड है वो नौकरी कर रहा है, तो इसका मतलब होता है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। रक्षित और अरक्षित वाला, ये अरक्षित होता है जो पीछे क्वेश्चन भी आया था, और ये होता है रक्षित, ठीक है। दोनों का मतलब आप समझ लेना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया था, यहाँ पे डायरेक्टली पटरी है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली पटरी है। पटरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई गार्ड कर रहा है नौकरी, ठीक है, यानी ये गार्डेड है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई गार्डेड, जब पटरी दिखाई दे डायरेक्टली तो यहाँ पे फाटक टाइप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई बंद कर रखा है एरिया सा, तो इसका मतलब है कि कोई वहाँ पे गार्ड नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, ऑप्शन में ए आंसर दे दिया था आंसर की में, लेकिन ए आंसर इसका गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा रक्षित रेलवे फाटक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद ये देखो, ये जो ट्रैफिक साइन है ये किसका संकेत देता है, 89 नंबर पे, तो ये देता है कि खतरनाक ढाल है यहाँ पे, ठीक है, खतरनाक ढाल है, ये ढाल दिखाई दे रहा है ना सड़क के बीच में, तो खतरनाक ढाल, यानी पहले कोई नदी थी यहाँ पे, उसके बीच में फिर रास्ता बना दिया, नदी अभी पानी तो आता नहीं है, सूखी नदी थी, तो बीच में ढाल बना दिया, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का ट्रैफिक साइन देखने को मिल सकता है। ये भी एक कॉशनरी साइन है, जितने भी त्रिभुज के अंदर होते हैं ये कॉशनरी साइन है, चेतावनी चिन्ह, ये भी देखो त्रिभुज के अंदर है। उसके बाद देखिए 90 क्वेश्चन जो है उसमें यहाँ पे ये जो चेतावनी चिन्ह है, इसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा उबड़ खाबड़ टाइप में है ना, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ उभार है थोड़ा सा, तो इसमें ऑप्शन बन जाएंगे कि आगे सड़क उबड़ खाबड़ है, और इसके अलावा सड़क पर मिट्टी के कोई ढेर हो सकते हैं, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कई बार रंबल स्ट्रिप भी दे दिया जाता है, वो मैं आपको करवा भी चुका हूँ वैसे तो वीडियो पे यूट्यूब में, बाकी मैं आपको यहाँ पे जब मैं ट्रैफिक साइन करवाऊंगा तो कंप्लीटली आपको करवा दूंगा। रंबल स्ट्रिप भी बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको कन्फ्यूज मत करना स्पीड ब्रेकर से। स्पीड ब्रेकर कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मिलेगा आपको स्पीड ब्रेकर, ठीक है, ऐसे सिर्फ एक उभार सा, ठीक है, ऐसे मिलेगा, ये होता है बीच में, इसके बीच में, ऐसा नहीं है कि फिर आगे ऐसे मिले ना, सिर्फ एक सिंगल मिलेगा, वो होता है स्पीड ब्रेकर का, वो मैं दिखा दूंगा आपको,
ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक पीड़ित की टांग में शीशे का एक बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। ये भी एक फर्स्ट एड का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में फर्स्ट एड के, क्योंकि आप ड्राइवर की नौकरी करोगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कि पीड़ित की टांग में शीशे का एक बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट है कि शीशे को उसकी टांग में छोड़ दें और खून के बहाव को रोकने की कोशिश करें। दूसरा है कि स्थानिक आपातकाल फ़ोन नंबर पर कॉल करें। और इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है शीशे को निकालें और फिर खून के बहाव को रोकने की कोशिश करें। एक स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर या जो स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत हो जाएगी। आपको शीशे को नहीं निकालना है, क्या पता ज़्यादा अंदर से कट गया हो, कोई नस वस ज़्यादा कट गई हो और आपसे खून नहीं रुका तो उसके सारे शरीर का तो खून निकल जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पहली और दूसरी स्टेटमेंट की तो ये बिल्कुल सही है। उस शीशे को उसकी टांग में छोड़ दें और जो खून बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करें, क्योंकि शीशा इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन खून अगर निकल गया तो वो फिर ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। शीशा तो बाद में हॉस्पिटल में या जो डॉक्टर इलाज करेगा वो भी निकाल देगा, वो आपका निकालने का काम नहीं है। लेकिन जो स्थानिक जो आपातकाल फ़ोन नंबर है, जो इमरजेंसी मोबाइल नंबर या जो टोल फ्री नंबर होता है उस पर आपको कॉल कर देनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्बुलेंस हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती है, कौन सी आदत, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सुरक्षा बेल्ट लगाना, अल्कोहल लेना सीमित करना, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन लेना सीमित करना, ठीक है। कौन सी आदत आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती है। अब देखो, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन का ड्राइविंग से क्या कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेट कर रहा है ये बात, भाई आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ले, आप कितने मोटे हो जाओ, उससे ड्राइविंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहां पे देखो, सुरक्षा बेल्ट लगाना और अल्कोहल लेना सीमित करना, ये दोनों आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती हैं। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बन जाएगा। कि सुरक्षा बेल्ट लगाना और अल्कोहल लेना सीमित करना। जैसे मान लो अल्कोहल ले रहे हो, उसकी लिमिटेशन। अब कई बच्चे कह देते हैं सर अल्कोहल लेना जरूरी है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये कह रखा है कि अल्कोहल लेना सीमित करना। जैसे मान लो किसी की आदत होती है अल्कोहल लेने की, लेकिन कानून तो जब उसे आगे जा करके सजा देगी ना, जब उसके रक्त के अंदर जो 100 मिलीलीटर रक्त है उसके अंदर 30 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा पाई जाएगी ना, तब उसे सजा देगी, ठीक है। जो ब्रेथ टेस्ट होते हैं ना, उस टाइम पे फूंक मारनी पड़ती है, तो उसमें 100 मिलीलीटर जो रक्त है उसके अंदर 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाई जाने पर उसको सजा दी जाती है। ऐसे नहीं किसी को उठा करके जेल में डाल दिया। तो सजा का प्रावधान जब शुरू होता है जब 100 मिलीलीटर रक्त के अंदर 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाई जाए। लेकिन यहाँ पे सीमित करना लिख रखा है ना, कि एक चोट के जोखिम से बच सकता है, उसकी चोट के जोखिम के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और वैसे ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको शराब पी करके कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कानूनी रूप से उल्लंघन जब माना जाता है जब आपके ब्लड के अंदर 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाई जाए, तब वो आगे जाकर के धारा लगते हैं और जब चालान कटता है। उसके बाद 93 क्वेश्चन है कि तापाघात क्या होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक बोलते हैं इसको, हीट स्ट्रोक। अब देखिए, जो तापाघात होता है उसमें जनरली जो आपका टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो लगातार बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो उस टाइम पे यानी अति उच्च शारीरिक तापमान का कारण बनता है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उष्ण, लाल और सूक्ष्म त्वचा, ये भी। और इसके अलावा तेज मंद नब्ज और छिलछिला शोषण, ये सारी कंडीशन इनके अंदर आती हैं जो हीट स्ट्रोक होता है, तापाघात होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कि सांप के काटने की सूरत में आपको क्या नहीं करना चाहिए। जख्म को धोना, बर्फ लगाना, या फिर काटे हुए भाग को निश्चल और हृदय के सतह से नीचे रखना, या फिर 30 मिनट के भीतर व्यावसायिक मेडिकल सहायता प्राप्त करना। क्या नहीं करना चाहिए, तो 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ लगाना। क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब पॉइजन
या टॉक्सिक पदार्थ जो सांप के काटने से आपकी बॉडी में गया है वो जम जाएगा, फिर बर्फ़ लगाओगे तो वहीं पे ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट हो जाएगा। तो इसलिए उस टाइम पे आपको बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि बाहरी रक्त बहाव का ध्यान रखते समय आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीधा दबाव डालना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। उसके बाद 96 नंबर का क्वेश्चन है कि ड्राइविंग करते समय यदि आपका सेलफोन बजता है, आपके पास कोई कॉल आ रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास अगर हेडफोन्स हैं, यानी ईयरफोन्स, हेडफोन बोल देते हैं ना, वो अगर आपके पास है तो आप कॉल का जवाब दे सकते हैं। फिर है कि कॉल को वॉइस मेल पे जाने दें। फिर है यदि आपके मम्मी पापा की कोई कॉल है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, या फिर ड्राइविंग करते समय उत्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर साथ साथ में ट्रैफिक पुलिस वाले पर नज़र आपको रखनी है, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला ना मिल जाए और फिर मेरा चालान ना काट दे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप जो वो कॉल है उसको वॉइस मेल पे डाल दें। ठीक है, उसको वॉइस मेल पे जाने दें। पहले ही ऑप्शन आता था, आजकल तो व्हाट्सअप वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको ड्राइविंग करते समय चाहे किसी की भी कॉल हो, हिंदुस्तान में कितने बड़ा सा बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो, मम्मी पापा, किसी का फ़ोन नहीं उठाना है ड्राइविंग करते समय। बाद में चाहे डांट सुन लेना, कुछ भी सुन लेना, लेकिन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ड्राइवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि रास्ता दो यानी गिव वे, रास्ता दो चिन्ह है शकल में तिकोना, बिल्कुल सही है। शकल में तिकोना होता है, शकल में तो तिकोना होता है ना, 3 कोने होते हैं। उल्टा वैसे तो ट्राइंगल उल्टा होता है ये। लाल हाशिए से रंगा हुआ, बिल्कुल सही है। सफ़ेद पृष्ठभूमि, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा। गिव वे का साइन होता है ना, ये आपने देखा भी होगा, गिव वे ऐसे उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 98, निम्नलिखित में से कौन सा चेतावनी चिन्ह नहीं है? रेलवे फाटक, नाका, पेट्रोल पंप, मीडियन में दूरी। तो पेट्रोल पंप आपको पता भी है, मैंने कल बताया भी था, इन्फॉर्मेटरी साइन है, और वो या तो फिर स्क्वायर में मिलेगा या फिर आयत के अंदर मिलेगा। पेट्रोल पंप वैसे तो ये स्क्वायर के अंदर, वर्ग के अंदर होता है, तो ये इन्फॉर्मेटरी साइन है, ना कि ये चेतावनी चिन्ह है। उसके बाद है ट्रैफिक चिन्ह, ओवरटेकिंग करना मना है, तो ये अधिदेश प्राप्त चिन्ह है, सचेतक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है, या फिर चेतावनी चिन्ह है। ओवरटेकिंग करना मना है, ओवरटेकिंग करना मना है, कल आया भी था ना एक, ओवरटेकिंग करना मना है। यहाँ से कोई जा रहा है, फिर यहाँ से ओवरटेक कैंसिल किया हुआ था, तो ये किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। और जब भी सर्कल के अंदर कोई होता है तो वो अधिदेश प्राप्त चिन्ह होता है, यानी मैंडेटरी साइन होता है, तो अधिदेश प्राप्त चिन्ह होता है वो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप सड़क पर हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के सड़क प्रकोप का निशाना बन जाते हैं तो आपको आपके विरोध के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी क्या करोगे आप उस टाइम पे? सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे मान लो आप कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे हैं सड़क पे, अब आपकी गलती भी नहीं है या किसी की भी गलती नहीं है, बाई चांस आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टच हो गई या कुछ भी हो गया, सामने वाला यानी जो दूसरा व्यक्ति है वो एक बार एकदम से वो गर्म हो गया और मतलब हीट में आ गया, दिमाग खराब हो गया उसका, और आपको कुछ ना कुछ वो बोल रहा है, गालियां दे रहा है। ठीक है, तो वो होता है सड़क प्रकोप। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको बना लिया, यानी वो एकदम से हाइपर हो गया। ठीक है, उसका बीपी बढ़ गया कि भाई ऐसे कैसे मेरी गाड़ी को ठोक दी, क्योंकि आजकल यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो उस टाइम पे उस विरोध को या उस विरोध के जोखिम को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, शांत रहना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, या फिर न रुकना। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आजकल यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सामने वाला आप उसको जानते भी नहीं हो, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी गई तो आप एकदम से हाइपर हो जाओगे इसके सामने। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको शांत रहना है, उससे सुरक्षित दूरी बनाई रखनी है, क्योंकि क्या पता उसके साथ में तो आपकी सीधी पकड़ेगा गर्दन और बोलेगा ऐसे कैसे ठोक दी मेरे में गाड़ी तूने। तो उस टाइम पे आपको उससे थोड़ी सी सुरक्षित दूरी बना के रखना है और वहाँ पे रुकना नहीं है। रुकने से जो विरोध प्रदर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आपकी वीडियो भी बन सकती हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रख लेने हैं कि उस टाइम पे आपको एक सबसे बड़ा भाव आपके अंदर रखना है, शांत रहना है। आप शांत रह करके उससे अगर सॉरी भी बोल देंगे तो वहाँ पे मामला निपट सकता है, लेकिन अगर विरोध में आप भी बोल देंगे हाँ मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ भाई आ जा, तो फिर उस टाइम पे फिर और ज़्यादा नुकसान आपका हो सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक ड्राइवर के लिए शांत रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे जो इस एग्जाम में पूछे गए थे, और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बारी बारी से करके जितने भी टॉपिक्स होंगे वो मैं क्लियर करवा दूंगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।